सखी सहेली कार्यक्रम को लेकर हम हैं आपके साथ। मेरा नाम है नेहा अगरकर देसाई और हमारे साथ है मंजरी वर्मा। तो नेहा, तुमको और हमारे सुनने वाले सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद है कि सब सकुशल होंगे और इस समय बस सब लोग हम लोग को बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कभी लोग बोलना शुरू करें, है ना। तो मंजिल जी, आपको और सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल हमारे श्रोता राह देख रहे होंगे, टिप्पणियां भी ऐसी आ चुकी हैं कि कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, और हमने बहुत सारी टिप्पणियां चुन भी ली हैं, है ना। तो देखो आज के विषय क्या है। तो आज के विषय में एक खास दिवस है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही खास विषय है। और आज के समय में जिस तरह का माहौल हम इर्द गिर्द देखते हैं, या बच्चों में या बड़ों में, सब तरह में, तो इस तरह का जो माहौल हम देख रहे हैं उसके लिए इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जरा याद करो कुर्बानी में नेहा, आज हम बात करने वाले हैं किशोर लाल मशरूवाला जी के बारे में। और पंगत में बैठकर दावत के मजे। क्या बात है ना, याद आ गया ना बहुत सारे। विषय तो बड़ा सुंदर चुना है आपने। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ व्यंजन में चाट के चटखारे भी लगाएंगे और हमारे साथी लोग भी बताएं कि उन्होंने अभी आखिरी बार अभी इन दिनों कब चाट खाई और उन्हें कौन सी चाट सबसे ज्यादा पसंद है। जब वो चाट के ठेले पे जाते तो क्या सोचते हैं, मैं क्या खाऊं। तो इस तरह के छोटे छोटे से आप संदेश भी लिख सकते हैं और कोई यादगार किस्सा इसके साथ हुआ हो तो वो भी बताएं। मंजिली जी, अगर अभी मैं श्रोता होती ना तो कम से कम 10 तरह के चाट के नाम आपको लिख कर दे देती कि मैं तो जब भी चाट के ठेले पे जाती हूँ तो ये खाना रहता है, वो खाना होता है। वो तो देखो अभी हम तुमसे निकलवाएंगे जब ये विषय शुरू करेंगे ना, तब नेहा तुम श्रोता हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम तुमको करवाएंगे जरूर, है ना। तब तुम उस समय हमें बताना। लेकिन अब देखो हम लोग आए हैं मंच पर दिल में बहुत सारी चीजें लेकर के, बहुत सारी बातें लेकर के, तो बड़ा खूबसूरत सा एक जो कहते हैं ना नजराना, वो हम सभी को गिफ्ट कर देते हैं एक गीत के जरिए। बिल्कुल, तो लीजिए सुनिए ये गीत। नजराना आ गया तेरा दीवाना, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़।
तेरा दीवाना दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ 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 दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ 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 किस्मत चमके, अरे किस्मत चमके, किस्मत चमके। आग में तप कर सोना, अरे और भी दमके, अरे और भी दमके, और भी दमके। हार जीत की बात प्यार में चली किसे समझाने, वो दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ 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 दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है डूब के तुझको जाना दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ 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 दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। तो नेहा देखो गाना कितना अच्छा था, जिसमें बात हो रही थी ना कि दिल तोड़ने की बात हो रही थी, छोड़ने की बात हो रही थी। तो कहना चाहिए एक तरह से निराशा की ओर हम जब जाने लगते हैं, हाँ। जैसा कि इस गीत में भी कह रहे हैं लास्ट में शब्दों को हमने लिया है खाली, हाँ, कि हाँ। ऐसा हो जाते निराशा की तरफ जाते तो हमारे मन में बहुत सारे विचार बुरे बुरे से आते हैं और हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं अब हमें रहने से क्या फायदा, हमें जिंदगी बेकार लगने लगती है, हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसी बातें होती हैं। तो आज हम इसी विषय पे तो चर्चा करने वाले हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, यानी इस तरीके की जो काम किए जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, लोगों में जागरूकता हो, इस तरह की हम बातें करते हैं। और अक्सर हम समाचारों में सुनते ही रहते हैं कि फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, मानसिक परेशानी से कई सालों से वो जूझ रहा था। और जीवन में सुख दुख समस्याएं परेशानी तो लगी रहती है नेहा, और कभी ये परेशानियां मानसिक होती हैं तो कभी पारिवारिक, कभी शारीरिक, कभी सामाजिक और आर्थिक होती हैं। और जिनका निवारण नहीं होता तो क्या होता है कि हम अपनी बात जो है, मन की बात जो किसी से कह नहीं पाते हैं। लोक लाज का एक डर भी होता है कि कहेंगे तो पता नहीं क्या लोग क्या सोचेंगे। और अपने जो दूषित विचारों के कारण क्या होता है, हमें असफलता मिलने लग जाती है और कर्ज में फंसे होने या ब्लैकमेल किए जाने की दशा में आत्महत्या जैसे गलत कदम लोग उठा लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस दिवस पे हम इसको रोकने के बारे में बात करेंगे, है ना मंजरी जी। जब हम रोकथाम की बात कर रहे हैं तो एक बात यहाँ पर सभी को जान लेनी चाहिए कि ये जो जीवन है ये एक बार ही मिलता है। देखिए पुनर्जन्म, पिछला जन्म, ये सब तो कोई नहीं जानता कि कितना सच कितना झूठ है। और जो कुछ है आज है। अगर हम इस तरह अपनी विचारों को अगर नकारात्मक दिशा देंगे तो जैसे होता है ना, जिस तरह का बीज बोएंगे वो उसी तरह का फल देगा। अगर हम नकारात्मक विचार लाएंगे तो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा और हमें उस तरह के और विचार आएंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मकता का बीज बोएंगे तो फल भी सकारात्मक होंगे। हम विश्व आत्महत्या दिवस की रोकथाम पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जागरूकता दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2003 से दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ आत्महत्याओं को रोकने के लिए दुनिया भर में प्रतिबद्धता और कार्रवाई प्रदान की जा सके, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की मेजबानी करता है। बिल्कुल। और नेहा, इसका उद्देश्य आत्महत्या जैसी गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों के बीच बैठना, उनकी बातों को समझना चाहिए और बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखें, उन्हें बताएं और कभी भी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें बाध्य ना करते। जैसे मुद्दे होते ना कि नहीं तुम्हें अच्छे नंबर लाने, तो इस तरह से उन्हें बाध्य ना करें। असफल परिणाम से घबराकर आत्महत्या जैसी बात सोचना कितना गलत है, इस बारे में समझाएं। इस बार नहीं पास हुए तो क्या हुआ, वापस एग्जाम दो, हौसला उनका
एक तरह से कहना चाहिए हौसला बढ़ा कर रखना चाहिए। अक्सर यही होता है। एक बात जो मुझे लगती है मंजरी जी, कि पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक बड़े परिवार में रहते थे, जहां पर उन्हें कोई ना कोई संभाल लेता था। बच्चा अकेला महसूस कर रहा है, अपने भाई बहनों के साथ खेलेगा। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, समझ लीजिए उसका पार्टनर नहीं रहा, अकेला महसूस कर रहा है, तो वो किसी ना किसी से बात साझा करके, बच्चों को संभाल के या अपने किसी से बात करके, मिलजुल के अपनी बातों को जब बांटते हैं हम, तो ये जो दुख होता है ये कहीं ना कहीं दोस्तों से बांटने पर या फिर रिश्तेदारों से बांटने पर हल्का होता है। तो वो हुआ करता था। अब चूंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्सर लोग न्यूट्रल फैमिलीज में रहते हैं, मम्मी पापा, एक बच्चा होता है, कभी कभी दो, कभी एक होते हैं। अब ऐसे में वो बच्चा ना माता पिता से, क्योंकि माता पिता दोनों जॉब में है, वो किसी से कुछ बात साझा नहीं कर पा रहा, मन हल्का नहीं कर पा रहा, ऐसे में वो अकेला महसूस कर रहा है। वृद्ध व्यक्ति है, वो घर में अकेला है, अकेला महसूस कर रहा है। और ऐसे समय में कहीं ऑफिस का टेंशन है, जो युवा लोग हैं, अलग अलग तरह के हर उम्र पर लोगों को जो तनाव महसूस होता है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम उस तनाव को लोगों के साथ साझा करेंगे तो हमारा मन हल्का होगा। बिल्कुल नेहा, और तुमने बिल्कुल बहुत सही बात कही है कि आज हमारे पास हम दोस्त होते तो हैं, लेकिन हम सोचते हैं अगर इसको हम बताएंगे तो क्या होगा। कई बार क्या होता है कि कई तरह के लोग होते हैं कि आपने अपनी बात दिल की शेयर करी और उन्होंने दूसरे को बता दिया, यानी आपका हास परिहास हो गया, मजाक बना दिया गया। तो हमें ऐसे में देखना पड़ता है कि कौन ऐसा विश्वास पात्र जिसे हम दिल की बात कहें, वो अपने अंदर ही रखे और हमें हमारे विचारों को अच्छा सुझाव दे, तो गलत कदम नहीं उठते हैं। फिर हम समझ जाते हैं कि नहीं, हम जो कुछ करने जा रहे थे वो गलत है। तो कहना चाहिए कि इसका उद्देश्य जो है वो बहुत ही गहन है और हर रिश्ते में अपनी बातों को साझा करना चाहिए। अगर नहीं निभाती है तो समझदारी से अलग जीवन बिताए। कई बार होता है ना, रिश्ते ऐसे हो जाते, कड़वाहट घुल जाती है, तो विवाह के बाद ज्यादातर ऐसा होता है। तो नहीं है तो भाई समझदारी से आप अलग हो जाएं, कोई स्टेप ना उठाएं इस तरीके का, और अपना जीवन अच्छे से बिताएं। ताने या उलाहना उसे ना दें। ऐसे बुरे विचारों से ग्रस्त लोगों के साथ संवाद स्थापित करें, उचित राय दें, जैसा तुमने भी कहा है, और मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, समय पर परामर्श, भावनात्मक सहयोग, चिकित्सीय इलाज और परिवार समुदाय का साथ किसी भी व्यक्ति को इस कठिनाई से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। एक और बात है मंजरी जी, हर व्यक्ति जो होता है, हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, कुछ उम्र तक कुछ बातें हमें नहीं समझ आती, पर धीरे धीरे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति जैसा भी है वो अपनी परिस्थितियों के कारण वैसा है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वो उसकी कोई कमी है, या कोई ज्यादा बोलता है तो उसमें भी कोई कमी है जिस कारण से। हर व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बना है। अक्सर हम देखते हैं घर के बड़े भाई बहन ज्यादा बोलते हैं, छोटे भाई बहन कम, क्योंकि उन्होंने बचपन से वैसा ही देखा होता है कि अरे मेरा भैया बात करता है, मेरी दीदी बात करती है, तो मुझे उतनी आदत नहीं है। क्योंकि वो बड़े होते हैं और वो लगता है कि वो सारी चीजें तो संभाल ही रहे हैं, सारे मुद्दे संभाल रहे हैं, तो वो एक कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, कई बार आगे जाकर लोग आपको सुनाते हैं, ताने सुनाते हैं, अरे ये तो बोलता नहीं है, अरे ये तो खाता पीता नहीं, अरे ये तो दुबली है, ये तो मोटी है। कई बार इस तरह की चीजें भी आत्महत्या का कारण बन जाती है, क्योंकि आप उन चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसे में एक समझदार व्यक्ति को ये होना चाहिए, उसमें गुण होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में कोई कमी आपको नजर आती है, उससे बातचीत करें। अगर वो गुमसुम है, मायूस है, उससे बातचीत करें, उसे समझने की कोशिश करें, और एक अच्छे इंसान होने के नाते उसकी बात का सॉल्यूशन उसे दें, ना कि उसका परिहास उड़ाएं। बिल्कुल सही बात कहा है नेहा तुमने। और देखो, हर साल की एक थीम होती है जी। तो इस बार की भी थीम है कि चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सोसाइटी, यानी कथा बदले जीवन बचाएं। और आत्महत्या रोकथाम के लिए जरूरी है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलेपन और संवेदनशीलता का वातावरण बनाएं। और नेहा, आपके जैसा हम लोगों ने कहा है कि आसपास जो भी आपके सदस्य हैं तो उनकी समस्याओं को सुने जरूर। आपको लगता है ये बहुत दुखी है तो किसी तरह से उससे बात करके उसको निकालें, उनके विचारों को सही करने के लिए उनसे बात करें, और पूरा विश्वास के साथ में, और उसका विश्वास आप तोड़े भी ना, क्योंकि अगर उसने आपको अपने दिल की बात बताई है तो उससे अपने अंदर ही रखें, और हमेशा उसका ख्याल रखें कि नहीं भाई इसको कुछ भी दिक्कत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ऐसा उसे बोल कर रखें। और देखो कैसा होता है ना मंजीरी जी कि कई बार लोग
इश्क में धोखा खाने के बाद भी इस तरह का कदम उठाते बिल्कुल हैं। उठा लेते मगर ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ आपका प्रेमी या प्रेमिका ही आपसे इश्क नहीं करते। जी। प्रेम तो आपके माता पिता भी आपसे बिल्कुल। करते हैं, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, ये भी आपसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल। तो प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है। और सबसे बात, प्रेम आप अपने जीवन से करें जो आपको एक बार मिला हुआ है ना, तो आपका जीवन जो है बहुत खुशहाल रहेगा और बहुत आपका मस्त रहेगा। तो आपको आपके जीवन से इश्क है या नहीं? बिल्कुल है। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं जरा याद करो कुर्बानी में किशोर लाल मशरूवाला जी के बारे में। जी। किशोर लाल मशरूवाला का जन्म 5 अक्टूबर 1890 को मुंबई में मशरूवाला परिवार में हुआ था। इनका परिवार सूरत का रहने वाला था। अपने पिता के कारण वे स्वामी नारायण संप्रदाय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अकोला में मराठी भाषा में शुरू की। जब वे 8 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया।
इसलिए उनका पालन पोषण मुंबई में उनकी मौसी ने किया, जहां उन्होंने गुजराती में अध्ययन किया। उस समय यहां प्लेग फैल गया था, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा के लिए आगरा चले गए, जहां उन्होंने हिंदी और उर्दू का भी अध्ययन किया। उन्होंने 1909 में विल्सन कॉलेज, बॉम्बे से पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे वैकल्पिक विषयों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1913 में LLB की डिग्री पूरी की और 3 साल तक वकालत की। 1907 में उन्होंने गोमती बेन से विवाह किया। मशरूवाला गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक तथा ठक्कर बाबा जैसे राष्ट्रीय नेताओं से गहरे रूप में प्रभावित थे। उनका सादगीपूर्ण जीवन था। उन्होंने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1917 से 1919 तक अपने साबरमती आश्रम में राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ाया। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ के पहले रजिस्ट्रार के रूप में कार्य किया, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। इस अवधि के दौरान काका कलेलकर ने उन्हें केदारनाथ जी से परिचित कराया। वे सहजानंद स्वामी, महात्मा गांधी और केदारनाथ जी से प्रभावित थे। कुछ समय के लिए महात्मा गांधी के सचिव के रूप में भी आपने कार्य किया था। उन्होंने 1930-32 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश अधिकारियों ने 2 साल की कैद की सजा सुनाई। उन्होंने गांधी सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 1934 से 1940 तक गांधी के निकट रूप से जुड़े थे। किशोर लाल एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह जैसी स्थितियों का समर्थन किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने गांधी जी की आवधिक पत्रिका का प्रबंधन किया। उन्हें कुछ समय के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया। 9 सितंबर 1952 को अस्थमा के दौरे के बाद उनका निधन हो गया। अगले दिन वर्धा के गोपरी में जमुना लाल बजाज की समाधि के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। समाज सुधारक तथा बहुसर्जक रचनाकार थे, जिन्होंने तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह जैसी स्थितियों का समर्थन किया, जैसा कि तुमने अभी बताया। मशरूवाला ने अपनी जीवनियों में मानवीय तत्वों पर प्रकाश डाला है, जिनमें राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर और सहजानंद स्वामी शामिल हैं। ये सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखी गई हैं। मशरूवाला ने शिक्षा पर कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे केलवनीय पाया, केलवनी विवेक और केलवनी विकास 1950 में लिखी। उन्होंने शिक्षा में कई बदलाव और विचार सुझाए। मशरूवाला ने गुजराती में कई कृतियों का अनुवाद भी किया, जिनमें खलील जिब्रान, द प्रॉफिट का विदायनी वेला आदि बहुत सी कृतियां हैं। साहित्य में उनका सबसे बड़ा योगदान धर्म और दर्शन पर उनके निबंधों का है। जीवन शोध 1929 में जीवन के बदलते परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित 6 खंड है उनके। गीता मंथन 1933 में भगवद गीता पर एक टीका है। स्त्री पुरुष मर्यादा 1937 में उनके 1 दशक से अधिक समय में लिखे गए निबंधों का संग्रह है और उन पर स्वामी नारायण संप्रदाय का प्रभाव है। आपके और भी ग्रंथ हैं जिनके अध्ययन से उनके विचारों को जाना जा सकता है। बिल्कुल नेहा, जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं तो लगता है कि उन्होंने जीवन में कितना कुछ अच्छा किया है और कैसे वो स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने अपनी भागीदारी करी और साथ में वो अध्ययन के प्रति भी वो लगे रहे। उन्होंने कितनी सारी रचनाएं लिखी हैं जो सच में लगता है कि हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, जो अभी तक हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं। जानेंगे उनके बारे में। बिल्कुल, ऐसे व्यक्तित्व मल्टीटास्किंग जिसे हम कहते हैं और मल्टी टैलेंटेड, कि एक ही व्यक्ति है मगर कितने तरह का ज्ञान उन्हें होता है। बिल्कुल, ऐसी चीजें हम लोग को भी सीखनी चाहिए इन लोगों से। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं गीत हमारा क्या कह रहा है। बिल्कुल, लीजिए सुनिए ये गीत। हम समझे करार हो गया हो राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे करार हो गया, वल्ला प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया।
में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम। उल्फत में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम। होना था दिल को शिकार हो गया, अब तो प्यार हो गया, प्यार हो गया, हाय प्यार हो गया, प्यार हो गया। कोई चला जाएगा फिर कोई पछताएगा, कोई चला जाएगा फिर कोई पछताएगा। जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए। कोई था उन पे निसार हो गया, ए जी प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया। राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे इकरार हो गया। वल्ला प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया। श्रोताओं, लीजिए सुनिए ये जानकारी जीएसटी से संबंधित। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरों पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 रुपए से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। आप सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम, और कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का। सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो हम हैं मंजरी वर्मा और तुम नेहा आगरकर देसाई। क्या बात है। और देखो अब बात होने वाली है पंगत वाली दावत के मजे। तो ये मजे तो भाई हमने तुमने सबने उड़ाए होंगे और सबने बहुत सारी बातें भी लिखकर भेजी हैं। बिल्कुल। तो नेहा, पंगत में खाना खिलाने वाले मेजबान और मेहमान दोनों को आत्मीय सुख मिलता था, रिश्तों में करीबी बढ़ती थी और पास के खाने वालों से बहुत करीबी हो जाती थी और बड़ा प्यार से मनोहार करके आग्रह करके रिश्तेदारियों को ठिठोली और मजाक के अंदाज से उन्हें खाना परोसा जाता था, खिलाया जाता था और बुलाया जाता था। और हमारे एक साथी भी लिखते हैं नेहा कि पंगत में बैठकर दावत करने का अंदाज एक अलग ही अनुभव है। ये परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई है और इसमें केवल भोजन नहीं बल्कि सामाजिकता, समानता और अपनापन भी झलकता है। और एक चीज मैं और इसमें से पढ़ देती हूँ कि हमने लिखा है कि रहीमन खाने के बारे में है कि रहीमन रहीला की भले जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए। यानी संत रहीमदास जी कहते हैं कि भोजन को अगर
प्रेम पूर्वक और सच्चे मन से परोसा जाए नेहा तो बहुत स्वादिष्ट और रुचिकर लगता है। और इसके विपरीत यदि उसे मैल भरे या अपवित्र मन से जिसे कहते हैं परोसा जाए या गुस्सा से परोसा जाए तो उसका स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाता है, एकदम जले हुए मैदे से भी खराब हो जाता है। और जो ये बताता है, दर्शाता है कि परोसने वाले के मन की भावनाएं भोजन के स्वाद को प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर आपने अच्छे मन से परोसा तो लोगों को अच्छा लगेगा और नहीं तो फिर बुरे मन से परोसा तो खाना भी बेस्वाद हो जाएगा। ऐसा बनाने के लिए भी कहा जाता है मंजरी जी, बिल्कुल, कि जब हम खाना बना रहे होते हैं अगर अच्छी भावनाओं से खाना बनाएंगे तो खाना स्वादिष्ट ही बनेगा। जी, जैसे हम प्रसाद के लिए कहते हैं, प्रसाद हमेशा अच्छा ही लगता है। बिल्कुल, कभी भी देख लीजिए जो भोग का खाना होता है हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे मन से बनाया जाता है। पंगत में बैठकर दावतों का आनंद लेने में भोजन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव भी जुड़ा होता है, जिसमें एक साथ बैठकर भोजन करने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सम्मान की भावना पैदा होती है। ये परंपरा हृदय और पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है और साथ ही भोजन को दैवीय मानकर आदर देने का एक तरीका भी है। और नेहा पंगत में बैठकर भोजन करना एक तरह का योगासन होता था, जिससे पाचन शक्ति दुरुस्त रहती थी और पाचन क्रिया भी मजबूत होती थी। भोजन करने से पहले एक ग्लास भगवान को समर्पित किया जाता था और भोजन को प्रणाम किया जाता था। पंगत का नियम था कि जब साथ में भोजन करने बैठे हैं तो सब साथ में ही उठेंगे और भले ही किसी ने भोजन जल्दी खत्म कर लिया हो लेकिन भाई उठना तो आपको साथ में ही है। अच्छा मंजरी जी, एक और बात है, भोजन करते समय ना बीच में नमक की आवश्यकता होने पर उसे रामरस कहकर मांगा जाता था, ना कि सीधे नमक बोलकर। भोजन समाप्त होने के बाद बची हुई पत्तल पर दही चीनी परोसने का नियम था जो भोजन के अंत का प्रतीक होता था। बिल्कुल, और ये मतलब अलग अलग जगहों पर ऐसा कहा जाता है। और वो भी क्या दौर था जब शादी विवाह होते थे या अन्य छोटे छोटे आयोजन होते थे ना, तो भोजन पत्तल पर परोसा जाता था और लोग उस समय भी समय के बड़े पाबंद हुआ करते थे क्योंकि तब लोग समय और रिश्ते दोनों को के ही महत्व को समझते थे। तभी तो उस समय भोजन बनाने से लेकर परोसने तक का यानी खिलाने तक के सारे कामों के लिए अपने परिवार के रिश्तेदार और भाई ही आगे बढ़कर बच्चे सब लोग मदद करते थे। और याद है उस समय के सामूहिक भोज पर अपना एक अलग ही महत्व हुआ करता था नेहा। उस समय आमंत्रण भी बड़े ही मान सम्मान के साथ दिया जाता था, उन्हें बाकायदा बुलवा दिया जाता था कि लोग जाके उनको घर के जो पर्जे होते थे मुख्य उनको भेजा जाता था बुलाने के लिए। तो इस तरह की पत्तल पंगत वाली दावतों में ऐसे तरह से किया जाता था। मंजरी जी की आमंत्रण निमंत्रण ये तो अब भी बड़े प्यार से दिए जाते हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। बस ये है कि तरीकों में कमी आई है। जैसे पहले हम पंगत में बैठकर खाना खाते थे, अब खड़े रहकर खाना खाने की जो नई पद्धति आ गई है। हालांकि समय के साथ हर चीज जैसे बदलती है तो इन चीजों में भी बदलाव आया है। भोजन के लिए आए सभी लोगों को कतार में बिठाया जाता था पहले, बिल्कुल, और फिर पत्तल परोसा जाता था। अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो सबसे ज्यादा मजा तो हमें इस बात का आता था कि बच्चों को पहले खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल, याद है तुम्हें कि पहले ऐसा कहा जाता था कि वृद्ध जन जो है और बच्चे जो है उन्हें पहले बिठाया जाएगा पंगत में। बिल्कुल, और बड़ी खुशी होती थी कि चलो हम तो बच्चे हैं, हमें पहले खाना खाने को मिल जाएगा। मगर समस्या पता है कब आती थी? जब खाना पेट भर के खाने के बाद परोसना पड़ता था। बिल्कुल, लेकिन उसके भी बड़े मजे थे क्योंकि जब पत्तलों में पत्तल रखने का एक काम होता था, कुल्हड़ रखना है पानी के लिए, फिर उसके बाद दौड़ के एक झउआ होता था, उसमें पूड़ी रखी जाती थी, तो झउए से फटाफट पूड़ी परोसी जाती थी। लेकिन पहले पूड़ी नहीं, पहले सब्जी दाल, वो क्या कहते हैं परवल आलू की सब्जी या बैंगन की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी का बहुत चलन था और ये सब परोसा जाता था। और दोने में रायता परोसा जाता था, है ना। और उस दोने को ऐसे उठाकर फुर्र करके वो रायता पीना, जो उसको पता है उसको सर्राटा या सन्नाटा भी कहा जाता था, जो सुड़ो पीते थे ना, तो उसको कहीं कहीं पर ये भी बोला जाता था। और मजा आता था जब रायता परसा गया तो अगर दोने में छेद है तो रायता इधर से टहलता हुआ जाकर के रसगुल्ले के उसमें घुस गया, जाकर के रसगुल्ला दही बड़ा बन गया। अच्छा मंजरी जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दूर से देख लिया रायते वाला आ रहा है तो फटाफट अपनी दोने का रायता खत्म किया कि ताकि
फिर से जब तक वो आए तो फिर से लिया जा सके। बिल्कुल लिया जा सके। और जब बहुत मजा आता था उस तरह के खाने में भी। और दोने के नीचे दोना लगाया जाता था, टूटा होता था। और कई बार क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आड़ में भी रसगुल्ले छुपा दिए जाते थे कि भाई 2 तो ले ही लिए हैं, पूड़ी के नीचे छुपा दिए गए कि 2 और चाहिए। तो इस तरह के पंगत वालों में ये सब भी बहुत मजे आते थे। बड़े मजेदार चीजें और पता है जो पत्तल थे जिनमें खाना परोसा जाता था, वो भी तिनकों से जोड़ कर बनाया जाता था। ये पता है किसके होते थे? महुआ, कदम, है ना, ढाक, कमल, केला, शाल, बरगद आदि के पत्तों से बनाई जाती थी। पत्तल के लिए ऐसी पत्तियां होनी चाहिए जो सूखने के बाद भी मुलायम रहे ताकि आसानी से मुड़ सके। तब पत्तल की थाली और पत्तों की ही कटोरियां भी होती थी और पानी पीने के लिए मिट्टी की कुल्हड़ दिए जाते थे। और इन पात्रों को परोसने के बाद पानी परोसा जाता था ताकि भोजन परोसने से पहले लोग जल छिड़क कर अपने पत्तलों को शुद्ध कर सके। पानी के लिए कुछ लोग साथ में घर से लोटा भी लेकर आते थे और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते थे जो लोटे में मिठाइयाँ या अन्य व्यंजन डालकर घर भी ले जाते थे नेहा। और हम लोगों की ऐसे लोगों पे नजर रहती थी क्योंकि हम लोग बच्चे थे। तो बच्चों की होती ना, वो देखते रहते हैं क्या कर रही है, क्या चल रहा है, कौन क्या लेके जा रहा है, कौन कितनी पूड़ी खा रहा है। तो भोजन परोसने के लिए घर परिवार, रिश्तेदार या गांव के जो भी लड़के होते थे वो अपने जिनको जो परसना अच्छा लगता था वो चीज उठाकर परसने लग जाते थे। और चौघड़ा एक होता था 4 खाने वाला, उसमें 4 तरह की चीजें रख के एक साथ परसता था। तो जिसको ज्यादा वजन उठाने का शौक होता था वो उठाता था। और भैया मैं तो डलवे में पत्तल या पानी का काम कर लेती थी, वो सबसे बढ़िया लगता था। और पता है मंजीरी जी, एक और चीज होती है, जैसे जब हम इस तरह पंगत में परोस रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान रहता था कि कब किसकी थाली से क्या खत्म हो रहा है, कि हम तुरंत, जब बच्चे थे, जब हम छोटे थे तो हम यही सोचते थे कि फट से जो खत्म हो रहा है किसी के मांगने से पहले उसको मिल जाना चाहिए। इस दौड़ में हम दौड़ के परोसते थे। पर जैसे ही थोड़े बड़े हुए ना तो हम समझ गए कि खाना खाने के बाद परोसना तो बड़ा कठिन काम है। फिर हमने अपना लिया था, फिर हम बड़े भी हो गए थे और हमने ये चीज अपना ली थी कि हम तो सबसे लास्ट में खाएंगे ताकि शांति से खा सके और फिर बाद में किसी को परोसना ना पड़े। बिल्कुल। और जब ये जो भोजन परोसे जाते थे तो चावल को बहुत सलीके से दबाकर बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर रखा जाता था कि उसमें दाल लेने से पत्तल के बाहर नहीं बहे। ये भी होता था। और बहुत ही वैरायटी अधिक होने के पर कभी कभी दाल, सब्जी, रायता, चटनी, जैसा हमने कहा ना, ये सब पत्तल पर आपस में मेल जोल कर स्वाभाविक हो जाते थे। बड़े उनमें एकता थी इन भोजनों में, पत्तल में खाने में बड़ी एकता रहती है। और जो पत्तल की जिसमें थाली की भांति किनारी नहीं होती थी उन पर भोजन करना भी एक आनंददायक, कहते हैं कि एक चैलेंज होता था। और कच्ची भोजन परोसने पर कुछ नियमों का पालन करना होता था कि जब भोजन के सारे प्रकार परोस दिए जाते थे, जैसे कि चावल, दाल, 2-3 तरह की सब्जियां, रायता, मीठी चटनी, पापड़, मीठे में गुलाब जामुन, रसगुल्ले। नेहा मुंह में पानी तो नहीं आ गया? आ ही रहा है। तो ऐसी मिठाइयां होती थी। और सबसे अंत में जो था वो पवित्री अर्थात घी भी परोसा जाता था, अनिवार्य होता था। और इसलिए घी बाद में परोसा जाता था कि वो आप अच्छे से उसको खा सके, जूठा ना हो भोजन, उसके बाद में घी परोसा जाता था। और कहते हैं ना, गुड़ और घी आखिरी में खाने से पाचन अच्छे से होता है। तो भाई पाचन अच्छे से तभी होगा जब एक गीत तुम सुनावा दोगी। बिल्कुल, है ना। लीजिए सुनिए ये गीत।
कोई प्यार से। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। तो मंजरी जी अब क्या बात करने वाले हैं हम? देखो, बात क्या करना, हमारे पास बहुत सारे संदेश हैं तो हम उनकी बात करेंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पंगत में दावत के मजे, ये एक ऐसी प्रथा है जो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। जहां आज के आधुनिक जीवन शैली में खुशी की दावत हो या मृत्यु भोज हो, भोज की बात हो, बुफे प्रथा हर जगह स्थापित हो चुकी है, जिसका कोई नियम नहीं। आओ, प्लेट उठाओ, अपने हाथ से अपने पसंदीदा व्यंजन उठाओ और खाओ। कोई मान मनुहार नहीं कि एक पूड़ी और ले लो। वहीं दूसरी तरफ पंगत प्रथा में सबका एक साथ बैठना, परोसने वालों का नियमानुसार सभी व्यंजनों को परोसना और पेट भरने के लिए बाद में बड़े मान मनुहार करके एक पूड़ी जबरन परोसना जाना कितना सुखद लगता था। लेकिन मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे शहर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके यहाँ आज भी ये परंपरा चालू है। और बुफे में, और ये बुफे वाली दावत भले ही छोड़ दूं मैं, लेकिन पंगत वाली दावत कभी नहीं छोड़ता। सबके साथ उस दावत का पूरा लुत्फ उठाता हूँ। बहुत अच्छी सी बात लिखी है। ऐसा मिल जाए ना मुझे मौका तो मैं भी ले लूं पंगत के मजे वापस, है ना? बिल्कुल। और मैं तो कहूंगी कि चाहे बुफे वाला खाना हो या पंगत वाला, हम तो सब जगह पहुंच जाते क्या हैं। बात है, जहाँ बुलाया है प्रेम से बुलाया है। और मैं कहना चाहूंगी कि बुलाते सभी प्रेम से है। हाँ, ये बात नहीं होती कि कोई एक एक्स्ट्रा पूरी या आग्रह से परोसने आए, वो थोड़ा सा हम याद करते हैं उन चीजों को। पर समय के साथ कुछ चीजें बदलती हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने लिखा है, घर का आंगन या बरांडा, पुष्कर बिछी हुई दरी या चादर पर सामने धुली हुई पत्तल और मिट्टी के ग्लास में पानी और बांस की टोकरी में गर्मा गर्म खस्ता पूरी, बोलते हुए कोई पानी पानी, कोई बाल्टी में सब्जी लेकर आपके सामने से पत्तल, 2-3 तरह की सब्जियां, रायता डालते हुए आपका लाख मना करने पर भी 1-2 पूरी या मीठी बूंदी और रसौली जलेबियां डालते हुए ये कहते हुए कि अरे खाओ खाओ। पंगत में इस खाने के प्रति कितनी ललक रहा करती थी। हमारी तरफ आज भी बहुत सारे फंक्शंस में जमीन पर बैठकर पंगत में खाना खिलाते हैं, पत्तल में। इन खानों में एक उत्साह, अतिथि सत्कार का भाव रहता था। परोसने वाले भी मनुहार करके आपके पत्तल में, थाली में पकवान परसते थे। अब तो आप फंक्शन में जाइए, अगर सामने मिल गए तो खाना खाकर जाना है। आपने क्या खाया नहीं खाया, मेजबान को उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमारे साथी ने लिखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी जानकारी दी इन्होंने। और हमारे और साथी लिखते हैं कि सबसे पहले प्रीति भोज में घर पुरुषों को भोजन कराया जाता था, साथ में उनके बच्चे भी। बाद में महिलाओं को भोजन कराया जाता था और घर की महिलाएं होती थी जो परोसती थी, जैसे मौसी जी हो गई, चाची जी हो गई, भाभी हो गई, और भाइयों के दोस्त की पत्नियां भी हो गई, मतलब हमारी भाभी ही लगती थी। तो वो खाना खिलाती थी और पत्तल उठाने का काम भी उन्हें वो करते थे और बड़े तरीके से वो उठाया करती थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो खा चुका होता था वो परसने लग जाता था। तो इसी तरह हमारे और भी साथी लिखते हैं। हाँ, एक साथी ने लिखा है, अभी पिछले सप्ताह ही हमारे यहाँ गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में भंडारा यानी कि समूह भोजन रखा था। उसमें पंगत में बैठकर खाने का मौका मिला था। बहुत मजा आया, पुराने दिन याद आ गए। अब के बफे डिनर में पंगत जैसी मजा नहीं, कुछ बैगर यानी कि भिखारी जैसी फीलिंग्स आती हैं। जब छोटे थे तब पंगत में मिठाई वाले को दूर से आते देखकर जल्दी जल्दी अपनी मिठाई खा लेते थे ताकि दूसरी मिले, जैसा कि हमने रायते के लिए कहा था। और देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि पंगत में बैठकर दावत का आनंद तो पौष के महीने में तब आता है जब हमारे शहर के अधिकांशतः सभी छोटे मंदिरों में पौष बड़ों का आयोजन किया जाता है। छोटे, अमीर, गरीब सभी एक साथ कतारबद्ध बैठकर पौष बड़ों का आनंद
भी लेते हैं उसमें मूंग की दाल की पकौड़ी, सूजी का हलवा, पूरी सब्जी की विशेषता होती है और ये आयोजन जन सहयोग के माध्यम से होता है और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। नेहा पौष बड़ा बहुत अच्छा होता है। अभी दिसंबर जनवरी के बीच में ये खाया जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा। क्योंकि हमने भी खाया है तो बस बड़ा मजा आता है। ओहो, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। बताएंगे आगे, बाद में बताएंगे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि स्वच्छता के बारे में इन्होंने इस तरह से लिखा है, पारंपरिक रूप से पंगत में बैठने वाले हाथ पैर धोने की प्रथा है जो स्वच्छता बनाए रखती है, भोजन की बर्बादी को रोकती है। पंगत में व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही भोजन लेता है जिससे बचा हुआ भोजन कूड़े में फेंकने की समस्या कम होती है। और वैसे ही बात है, पंगत में खासकर वही होता है कि पत्तल सामने रखें और आपको परसा जा रहा है, अगर आप उसमें छोड़ते हैं तो सामने वाला भी देख रहा है, उठाने वाला भी देख रहा है कि आपने छोड़ा है, तो एक शर्म हया की वजह से भी खाना उसी हिसाब से लिया जाता है कि जितनी इच्छा उतना ही खाना लेते हैं कि बर्बाद नहीं होता है। जबकि बुफे में क्या होता है, इतना सारा खाना परस लेते हैं और खा नहीं पाते हैं, उठना ना पड़े। तो जो प्लेटें रखने की जो एक डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसमें सब रखते जाते हैं, सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और पंगत में खाने से ये भी होता है कि हम एक साथ सबके साथ मिलकर एक दूसरे परिवार वालों से मिलते हैं, जुलते हैं कि भाई ये हमारी खा गए, जान पहचान के सभी खाते हैं, तो एक तरह से परसते समय इंटरेक्शन भी हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, आजकल ज्यादातर किसी भी समारोह में बुफे में ही खाना खिलाया जाता है, सभी अपने में व्यस्त होते हैं, किसी के पास समय नहीं है। खड़े होकर खाना खाने से शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खड़े होकर खाना खाने से पैर, पेट और आंतों पर तनाव पड़ता है जिससे घुटने, कमर दर्द, कब्ज, गैस, अपच जैसी बीमारियों के होने की आशंका होती है। खड़े होकर खाने से हृदय पर भार पड़ता है जिससे हृदय रोगों की संभावना बढ़ती है। पैरों में जूते चप्पल पहने होने के कारण पैर गर्म रहते हैं जिससे जठराग्नि मंद हो जाती है और पाचन क्रिया सही नहीं होती। लोग आलस के चलते एक बार में ही भर भर के खाना ले लेते हैं और अत्यधिक खाना खा लेते हैं, साथ ही खाना बर्बाद भी बहुत अधिक होता है। और ने हमारे साथी लिखते हैं कि पंगत में बैठकर दावत के मजे, पंगत मतलब कतार में बैठ के प्रतिभोज लेना। हमारे दादा दादी के परिवार में तो नीचे बैठने की दावत लेते हैं, परोसने का आनंद आता है और दोने में थाली या मिष्ठान या पूरियां परोसा जाता है, या कोई बरसी हो, या हमारे यहाँ तो हमारी माँ का नांदरा टेंट वगैरह इंतजाम करता है, तो सभी सहयोग रहता है। हमारी नानी के घर 2 तरह के हैं, पहला जो ग्रामीण जो बरसी या गौने पर नीचे की दावत लेते हैं, दूसरे हैं शिक्षित वर्ग जो बफे वाला डिनर चलन में रखते हैं। खैर मैम, मैं आपको किस तरह पंगत या खड़े हो रहकर खाने वाला अच्छा लगता है, इन्होंने ऐसा पूछा है। तो भाई पंगत के तो अपने ही मजे हैं, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। लाई है रंग मेरे दिल की उमंग में, तो साजन के सपनों में खो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। बाजे के अब तो शहनाई मोरे आंगना, आएंगे लेके बारात मोरे साजना। बाजे के अब तो शहनाई मोरे आंगना, आएंगे लेके बारात मोरे साजना। आए बहार खुशियों के फूल, मेरे मन की चुनरिया भिगो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। माथे पे बिंदिया लगाऊंगी मैं प्यार की,
तो भाई नेहा देखो, चटपटी चाट के चटखारे लेने का मन हो गया है, तो हमारी एक साथी लिखते हैं कि अच्छा स्वाद आ गया। बहुत क्या बात है, चाट का नाम सुनते सभी को आ गया होगा मुंह में पानी आ ही गया। अब आपने बात ही ऐसी की है। तो देखो, एक हमारी साथी लिखती है कि हमारे शहर में समोसा चाट, टिक्की चाट, पापड़ी चाट सभी मिलती है और सभी अच्छी लगती है। एक बार लखनऊ का अमीनाबाद मार्केट में घूमते हुए मुझे पता चला यहाँ पर मटका चाट होगी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मिलती है। मटरा इन्होंने लिखा है, मटरा चाट लिखा है। नाम से तो लगता है कि मटर का कुछ होगा, वो मटर का ही चाट था। हरी मटर को पीसकर उसे टिकिया बनाकर घी में सेक कर उसे मीठी चटनी, प्याज और मसाले के साथ खाया जाता है। अच्छा लगा। पापड़ी और आलू टिकिया के चाट, महाराष्ट्र का रगड़ा पैटीज, और भाई एक समय वहां पर वो भी चाट मिलती थी कि हरी धनिया के आलू, वो भी बहुत फेमस था वहां पर। तो देखो, हमारे बहुत साथी ने लिख के भेजा है कि कोई रेसिपी तुम बताने वाली थी ना। अभी आपने आलू की बात की, हमारी एक साथी ने लिखा है क्रिस्पी आलू की टिक्की बनाने की उन्होंने विधि बताई है। सामग्री है 4-5 उबले आलू, तेल 3-4 चम्मच, धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, कॉर्नफ्लोर 2-3 चम्मच, नमक स्वादानुसार, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। सबसे पहले आलूओं को उबाल लें, ठंडा करके छील लें, किसी प्लेट में मैश कर लें। इसमें बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर मिक्स करें। इसमें भुना जीरा, धनिया और नमक डालें। साथ में कॉर्नफ्लोर को डालकर अच्छी तरह से मैश कर लें। गोल आकार की टिक्की बना लें। लोहे का तवा गर्म करें और तेल डालकर सारी टिक्कियों को सेक लें। दोनों तरफ तक सुनहरा सीखने के बाद टिक्कियों को तवे के किनारे पर रख लें। बीच में तेल डालें और गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो टिक्की डालकर उसे करछुल से चपटा करें और सुनहरा होने तक तल लें। इसी तरह से सारी टिक्की तल लें और बस तैयार है टेस्टी क्रिस्पी बाजार जैसी टिक्कियां। क्या बात है। और देखो नेहा, जब हम पकौड़ी बनाने चलते हैं तो आप बैंगन की पकौड़ी बना लीजिए, प्याज की बना लीजिए, आलू की पकौड़ी बना लीजिए, मूंग की बना लीजिए, और इन सबको आप बड़े से बाउल में क्रश करके डालिए। ऊपर से दही मीठा वाला डालिए, भुना जीरा, चाट मसाला और मीठी चटनी, खट्टी चटनी डालिए, और थोड़े से उस पर से मटरी को क्रश करके और चिप्स क्रश करके डाल दीजिए, और बस आप इस चाट का मजा लीजिए। बिल्कुल। तो, और हम गीत का मजा ले लें। सुनिए। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। तो भाई देखो, चाट के चटखारे के लिए तो रुका नहीं जा सकता है। और हमारी सखी लिख रही है आज तो बहुत स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो भाई आप स्पेशल बनाइए, हमारे श्रोता भाई सखियां बनाए स्पेशल चाट खाएं, चटखारे ले, और हम और नेहा को यहाँ से विदा दे। बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से नेहा आगरकर देसाई और मंजरी वर्मा का लीजिए नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रायोजक, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।
सखी सहेली।